साथियों, नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग आपसे मुखातिब हूँ। हम लोग अभी भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं और भारत के भूगोल की चर्चा में बहुत सेलेक्टेड पॉइंट्स जिसको मैं फिनिशिंग टच कह रहा हूँ एग्जामिनेशन के पहले। रिवीजन भी नहीं है, रिवीजन से एक कदम आगे है, फिनिशिंग टच है। इसलिए बहुत बहुत जरूरी आवश्यक पॉइंट्स को मैं इन लेक्चर्स के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। तो भारत के भूगोल में आज हम ले रहे हैं भारत में खनिज खनिज संपदा का क्या स्कोप है। देखिए, भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ खनिज संसाधन जो हैं उसमें भी बड़ी विविधता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे लोहे का अयस्क है, कोयला है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, मार्बल है। और ये सारा जो रॉ मटेरियल निकलता है, इससे हमारे देश की प्रगति में स्टील हुआ, बिजली उत्पादन हुआ, एल्यूमिनियम निर्माण हुआ, बहुत सारी चीजों का स्कोप बनता है। तो भारत के जो खनिज क्षेत्र हैं, उनके 5 प्रमुख खनिज क्षेत्र में भारत के क्षेत्र को बांटा गया है। नंबर 1 है छोटा नागपुर पठार। इसमें छोटा नागपुर पठार में कायनाइट कायनाइट आयरन, क्रोमियम, मीका, कोयला, मैग्नीज, तांबा, चूना पत्थर ये पाया जाता है। तो छोटा नागपुर पठार है। सेकंड जो खनिज क्षेत्र माना गया है वो है सेंट्रल बेल्ट। इसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का राज्य आते हैं। इसमें लोहा और चूना पत्थर के विशाल भंडार हैं। तीसरा खनिज क्षेत्र है हमारा दक्षिण पूर्व का, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। इसमें जो पूर्व कर्नाटक है उसका जो बेल्लारी और हॉस्पेट है, वहाँ लोहे के भंडार हैं। और आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और कुर्नूल है, वहाँ खनन के केंद्र हैं। नेल्लोर में अभ्रक का भंडार है। तेलंगाना में बॉक्साइट है। तमिलनाडु में लिग्नाइट है। इसी तरह से चौथा खनिज क्षेत्र है हमारा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें कर्नावट का धारवाड़ क्षेत्र, शिमोगा, चित्रदुर्ग और गोवा में जैसे लोहा भंडार मिले हैं, महाराष्ट्र में लोहा भंडार मिले हैं रत्नागिरी में। और पांचवा जो खनिज क्षेत्र है वो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ये जो अरावली पर्वतमाला के साथ राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। इसमें गुजरात में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, गुजरात और राजस्थान में नमक है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ जो खनिज है वो बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर मिला है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है और इस तरह के भंडार मिले हैं। तो मोटे तौर पर ये 5 क्षेत्र हैं जिनमें बहुत सारा खनिज, जमीन से निकलने वाला रॉ मटेरियल हमारा जुड़ा है। धात्विक खनिज जो हैं, खनिज जो निकलता है उसमें धातु मेटल के हैं। उसमें लौह अयस्क है, लौह अयस्क जो से आयरन मिलता है, लोहा। इसके जो अयस्क हैं, अयस्क मतलब जो रॉ मटेरियल के रूप में निकलता है, प्योर लोहा तो बाद में उसको रिफाइन करके बनता है। तो अयस्क निकलते हैं, वो अयस्क हैं साइडराइट है, मैग्नाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है। ये कुछ प्रकार हैं लौह अयस्क के। ये नाम मोटे तौर पर थोड़ा सा याद रख लीजिए: साइडराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। तो भारत में जो लौह अयस्क मिलता है वो उसके कुछ क्षेत्र हैं। उड़ीसा में झारखंड बेल्ट है, लौह अयस्क मिलता है। महाराष्ट्र में गोवा बेल्ट में मिलता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में मिलता है। और प्रमुख क्षेत्र में जैसा हमने बताया ओडिशा, ओडिशा में जो मयूर क्षेत्र, मयूरभंज एक जगह है, सुंदरगढ़ जगह है, चौंकड़ जिले हैं, इनमें लौह अयस्क बहुत ज्यादा में मिलता है। छत्तीसगढ़ में चले जाए दंतेवाड़ा, बस्तर, झारखंड में चले जाए सिंहभूम, हजारीबाग, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी, यहां पर लोह के भंडार मिले हैं। एक खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज में महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा में, रत्नागिरी जिले में मैग्नीज मिला है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा में मिला है। और भी कई जगह हैं, ओडिशा, आंध्र, कर्नाटका। बॉक्साइट, बॉक्साइट की खदानें जो हैं वो उड़ीसा में मिली हैं। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। और उसमें जो मुख्य बेल्ट है कालाहांडी और कोरापुट जिला,
जो आगे फिर उड़ीसा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश तक फैला है। इसमें बॉक्साइट बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। गुजरात में जामनगर जूनागढ़ है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में उदगीरी है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार है, तमिलनाडु में नीलगिरी है। ये सब बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं। तांबा, कॉपर, तांबा भी विद्युत का बड़ा अच्छा सुचालक है। तो तांबा बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए खनिज है। और मध्य प्रदेश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर है तो मध्य प्रदेश है, जिसमें तारागांव क्षेत्र, बालाघाट जिले का मलांज खेड, ये बैतूल एरिया, ये मध्य प्रदेश में मिलता है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसमें राजस्थान में मुख्य क्षेत्र झुंझुनू में खेतड़ी और सिंघाना का जो एरिया है, और अलवर में जो खोद दरीबा का एरिया है, उसमें तांबा मिला है। राजस्थान में तांबा और भी कई जगह मिला है, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, झुंझुनू, जयपुर, पाली, सीकर, सिरोही, उदयपुर, इन सब में भी तांबा मिला है। राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सोना, गोल्ड पर हम आए, गोल्ड भी खनिज है। कर्नाटक सबसे बड़ा भारत का उत्पादक है। इसकी खाने कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड बड़ा मशहूर है, धारवाड़ में है, और रायचूर में है, हुट्टी गोल्ड फील्ड है। ये कर्नाटक में सबसे बड़ा उत्पादक सोने का है। आंध्र में भारत का दूसरा बड़ा उत्पादन होता है सोने का। चित्तूर, कुर्नूल, अनंतपुर जिले में सोना मिला है। झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी है, उसकी जो रेती है उसमें जलोढ़ सोना मिलता है। सिंहभूमि जिले में सोना नदी मिलता है। झारखंड में सोनापत घाटी जो है झारखंड में, उसमें सोना मिलता है। ये हमने मेटेलिक जो धात्विक खनिज थे उनकी बात की, सोना, लोहा, तांबा। अब जो गैर धात्विक है, नॉन मेटल, अधात्विक खनिज, उसमें एक आता है खनिज सबसे बड़ा, जिप्सम। जिप्सम राजस्थान में सबसे बड़ा उत्पादक है। 99% जिप्सम जो होता है वो राजस्थान में होता है। और राजस्थान में मुख्य भंडार है जोधपुर, नागौर, बीकानेर में, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली में, गंगानगर में भी जिप्सम की चट्टानें मिली हैं। और उसके बाद तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में, और गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी जिप्सम मिला है। जिप्सम, जिंक, उदयपुर में बहुत बड़ा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुत बड़ा संयंत्र है इस चीज का, जहाँ प्रोसेसिंग होती है जिप्सम की। एक अधात्विक खनिज है अभ्रक। अभ्रक को भी जलाया जाता है और कई चीजों में ये काम आता है। विद्युत, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में अभ्रक का बड़ा उपयोग है। इसके ये झारखंड में मिलता है, हजारीबाग के पठार में। आंध्र में नेल्लोर में मिला है। राजस्थान में भी अभ्रक मिलता है, जयपुर में, जो भीलवाड़ा, जयपुर से भीलवाड़ा तक का जो बेल्ट एरिया है और उदयपुर के आसपास की जगह है, वहाँ अभ्रक बहुत मिलता है। केरल में अलेप्पी जिला में है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी में है। चूना पत्थर भी एक कैल्शियम से युक्त यौगिक कहिए वो है, उसमें कार्बोनेट होते हैं और चूना से सीमेंट बनता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारा। राजस्थान में 21% उत्पादन चूना पत्थर का होता है, 21%। और चूने का क्षेत्र है हमारे यहाँ झुंझुनू, बांसवाड़ा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर, नागौर आदि में चूना पत्थर होता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, सतना, बैतूल है। आंध्रा में कड़प्पा, कुमूल, गुंटूर है। इस प्रकार चूना पूरे देश में ही कम और ज्यादा होता है। हीरा की बात करें, हमने सोना की बात करी ली, हीरा की बात करें। हीरा सबसे दुर्लभ प्राकृतिक पदार्थ है जो खनिज के रूप में मिलता है। और ज्वालामुखी गतिविधियां जो हो रही हैं पृथ्वी के अंदर, अग्नि वाली, उनकी गतिविधियों के कारण ये हीरा बनता है। और इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो पन्ना बेल्ट है। मध्य प्रदेश में एक पन्ना जगह है, वहां हीरा सबसे ज्यादा निकलता है। फिर अनंतपुर में वज्र किम्बरलाइट पाइप है।
आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन की जो बजरी है उसमें हीरा मिला है। कर्नाटक में रायचूर गुलबर्गा में नए किम्बरलाइट क्षेत्र हैं उसमें मिला है। अ, हमने परमाणु ऊर्जा की जब बात की थी तो परमाणु खनिज भी खनिज ही है, रॉ मटेरियल जो निकलता है। थोरियम, परमाणु ऊर्जा जिससे बनती है। थोरियम में भारत में विश्व में थोरियम के भारत में भी बड़े बड़े भंडार हैं। और भारत जो है विश्व के यूरेनियम का लगभग 2% उत्पादन करता है और ये झारखंड में मिलता है। एक मोनाजाइट है, मोनाजाइट का सबसे बड़ा केंद्र हमारा केरल तट है। और लिथियम है, लिथियम झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलता है। जादूगोड़ा झारखंड के सिंहभूम में मिलता है। और इस तरह से कुछ नाम और भी हैं। ये परमाणु खनिज हैं, इनकी हमने चर्चा की। खनिज के बाद हम भारत के भूगोल में एक भारत के औद्योगिक क्षेत्र पे आते हैं कि हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से डेवलप हुए। तो देखिए पूरा देश इतना बड़ा है कि इतने सारे उत्पादन है, इतने सारे स्कोप है। तो कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो हैं भारत के, उनकी मैं चर्चा करूंगा। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है। ये बॉम्बे, पुणे, अंबरनाथ, अंधेरी, उल्लासनगर, ठाणे, ट्रॉम्बे। और यहाँ पर इस औद्योगिक क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग सामान, रासायनिक उद्योग, रसायन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इत्यादि का औद्योगिक क्षेत्र है ये मुंबई पुणे। एक औद्योगिक क्षेत्र है हमारा हुगली औद्योगिक क्षेत्र। हुगली नदी एक है, उसके किनारे जो नेहाटी, भाटपारा, श्यामनगर, कृष्णा नगर, ये जो स्थान है, यहाँ पर जूट, रेशम, सूती कपड़ा, इंजीनियरिंग, बिजली के सामान, हल्की मशीन, रसायन, दवा, ये सब एक उद्योग औद्योगिक क्षेत्र यहाँ हुगली औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ। एक औद्योगिक क्षेत्र है बेंगलोर तमिलनाडु। इस क्षेत्र में तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी भागों में ये मुख्य कपास का उत्पादक क्षेत्र है। कपड़ा उद्योग यहाँ डेवलप हुआ और खाद्य प्रसंस्करण का भी, खाद्य जो सामग्री है उसका भी प्रसंस्करण हुआ। एक गुजरात का औद्योगिक क्षेत्र बड़ा मशहूर है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गुजरात का है। स्थान है वडोदरा, सूरत, आनंद, अंकलेश्वर, भावनगर, भरूच, गोधरा, जामनगर। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, पेट्रोकेमिकल सामान, रेशमी वस्तु और हीरा कटाई, सूरत की हीरा कटाई बड़ी मशहूर है। इसके लिए गुजरात औद्योगिक क्षेत्र है। एक औद्योगिक क्षेत्र है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। इसका स्थान है छोटा नागपुर का झारखंड, उड़ीसा, दक्षिण बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ पश्चिमी भाग। यहाँ लोहा और इस्पात उद्योग का बड़ा संकेंद्रण केंद्र है ना, जहाँ बहुत उत्पादन इस टाइप का होता है। और उर्वरक के लिए सिंदरी, इंजनों के लिए चितरंजन, रेलवे इंजनों का चितरंजन। और इसी तरह से रामगढ़ और भरकुंडा, ये सारा औद्योगिक क्षेत्र है। एक औद्योगिक क्षेत्र है हमारा गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ का। इसमें आगरा में कपड़ा, पर्यटन तो है ही, कपड़ा उद्योग मशहूर है। अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण है, चंडीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स है, दिल्ली में कपड़ा, रसायन, औषधि, फार्मास्यूटिकल है, फरीदाबाद इंजीनियरिंग के लिए, गाजियाबाद सिंथेटिक फाइबर के लिए, गुड़गांव ऑटोमोबाइल के लिए, मथुरा पेट्रोकेमिकल्स के लिए, मेरठ चीनी और कपड़ा के लिए, और मोदी नगर कपड़ा इंजीनियरिंग सामान के लिए, नोएडा भी है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ये गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ का औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ। एक औद्योगिक क्षेत्र और बताऊं, कोल्लम तिरुवनंतपुरम। ये दक्षिण केरल का जो तिरुवनंतपुरम कोल्लम एरिया है, उसमें कपड़ा, चीनी, रबर, माचिस, कांच, कागज, इन सब का उद्योग डेवलप हुआ। और एक औद्योगिक क्षेत्र और है विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र। ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में है और वहां से लेकर दक्षिण पूर्वी का भाग जो कुर्नूल है, विशाखापट्टनम से कुर्नूल तक का, वहां तक ये एरिया फैला हुआ है। ये पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए मशहूर है। लौह इस्पात भी यहाँ पर काम करते हैं विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र में। तो ये तो बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे। थोड़े कुछ लघु औद्योगिक क्षेत्र भी भारत में डेवलप हुए हैं। लघु में नागपुर वर्धा औद्योगिक क्षेत्र है, आपका गोदावरी कृष्णा डेल्टा है, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें चाय प्रसंस्करण होता है, धारवाड़ बेलगांव औद्योगिक क्षेत्र है, सूती वस्त्र रसायन होता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं।
अब देखिए भारत में प्रमुख उद्योगों की बात करें, प्रमुख उद्योग है, सबसे एक उल्लेखनीय उद्योग है सीमेंट उद्योग। सीमेंट भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में सीमेंट उत्पादन करता है। भारत पहला स्थान चाइना को है। और हमारा पहला सीमेंट कारखाना इंडिया में पोरबंदर गुजरात में 1904 में स्थापित हुआ था। प्रश्न बन सकता है, पहला सीमेंट कारखाना पोरबंदर गुजरात 1904। सीमेंट के लिए जो मध्य प्रदेश है, आंध्रा है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सब सीमेंट के क्षेत्र हैं। एक उद्योग है लौह और इस्पात उद्योग। ये चीन के बाद हमारा भारत सबसे बड़ा इस्पात का उत्पादक है। और इस्पात में कई सारे संयंत्र हैं देश में। जैसे एक इस्पात संयंत्र है टिस्को जमशेदपुर झारखंड में। एक भिलाई इस्पात संयंत्र है जो 1955 में रशिया की सहायता से लगा था, भिलाई में 1955 में। ये उड़ीसा में है। एक दुर्गापुर का इस्पात संयंत्र है। ये 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। ये दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। तो देश की आज़ादी 1947 के बाद जो भिलाई और दुर्गापुर, भिलाई तो छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये दो बड़े मशहूर इस्पात संयंत्र हैं। फिर उसके बाद बोकारो में आया, बोकारो 1968 में आया। ये भी रशिया के कोलैबोरेशन से आया, सहयोग से आया। ये बोकारो बिहार में है। इस तरह से कुछ इस्पात के हमारा उद्योग है। वस्त्र उद्योग दुनिया में भारत जो है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कपास भारत में होती है। और पहली कपास के से जो वस्त्र बनाने की मिल लगी भारत में, वो फोर्ट ग्लॉस्टर एक जगह है कलकत्ता के पास। वो 1818 ईस्वी में पहली कपास वस्त्र मिल लगाई गई भारत में। और फिर पहली आधुनिक कपास वस्त्र मिल जिसको कहना चाहिए, वो फिर 1818 में तो लगी कलकत्ता में। और पहली आधुनिक कपास वस्त्र मिल लगी बंबई में 1854 ईस्वी में। तो यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान भी है कपास के अच्छे उत्पादक हैं। एल्यूमिनियम संयंत्र भी हमारे यहाँ कुछ मशहूर हैं, नाम सुनिए। यूएसएसआर रशिया की सहायता से बाल्को का फुल फॉर्म याद रखिए, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नालको नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी फ्रांस की सहायता से दामनजोड़ी में उड़ीसा में। वेदांता जर्मनी की सहायता से लगा है झारसुगड़ा उड़ीसा में, एल्यूमिनियम के संयंत्र है ये। और एक है इंडाल्को एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कनाडा की सहायता से लगा मूरी झारखंड में। तो ये एल्यूमिनियम के संयंत्र भी हमारे यहाँ उल्लेखनीय है। चीनी उद्योग की हमने चर्चा की। चीनी जो गन्ना से बनती है, ये जो भारत देश है वो ब्राजील के बाद सबसे बड़ा दूसरा चीनी उत्पादक है। हमारे यहाँ चीनी का उत्पादन विश्व में सेकंड नंबर पे होता है। और भारत में जो पहला चीनी उद्योग लगा वो बिहार के बेतिया में लगा 1840 में। तो ये एक चीनी उद्योग है। पेट्रोकेमिकल उद्योग हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योग में नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NOCIL 1961 में मुंबई में पहला पेट्रोकेमिकल उद्योग लगा। और फिर रिफाइनरीज आई, रिलायंस की रिफाइनरीज जामनगर में आई, अन्य संयंत्र आए। भारी उद्योग में भारी जो इंजीनियरिंग उद्योग है, मशीन टूल उद्योग है, औद्योगिक मशीनरी है, ये सब भारी उद्योग भी इस देश में आए। उसमें बिजली, रेल, सड़क परिवहन में इन सब का उपयोग होता है। और इसमें कुछ चीजें बता दें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भोपाल, गुड़गांव, जमशेदपुर में हुई। जहाज निर्माण डॉकयार्ड चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम। रेलवे के लिए नासिक, वाराणसी। और विमान निर्माण और मरम्मत के लिए लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। तो ये हमने यहाँ के कुछ उद्योग की चर्चा की।
हम चूंकि अभी जैसे मैंने बताया बड़ा फ्लाइंग वे में चल रहे हैं, फिनिशिंग टच में चल रहे हैं, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाके अगला टॉपिक कहिए मैं लूंगा राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के लिए भूगोल में एक बहुत बड़ी मान्यता स्थान रखते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग किस तरह से डेवलप हुए। तो यहाँ पर जो सड़कें जिनका निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। केंद्र सरकार की जिसमें जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। और भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पूरे विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये सड़क का नेटवर्क करीबन 66.71 लाख किलोमीटर 66.71 लाख किलोमीटर दूरी तक भारत का सड़क नेटवर्क फैला हुआ है। सड़क की यहाँ 3 श्रेणियां हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है, फिर राज्य राजमार्ग है और फिर अन्य सड़कें हैं। ये वर्गीकरण है इनका। तो इससे संबंधित कुछ सड़कें बताएं आपको। भारतीय जो सड़कें हैं, नेशनल लेवल की सड़कों की चर्चा करें। एक बड़ा मशहूर नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये 4 जो महानगर हैं दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इनको 6 लेन की सुपर हाईवे से इसको जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग कहते हैं। इसकी जो कार्यान्वयन है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये इसका कार्य देखता है, उसी ने बनवाया है। और इसमें कुछ अलग अलग गलियारे हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा है, चूंकि 4 महानगरों को जोड़ा है हमने, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, तो इसमें कुछ गलियारे बनाए। गलियारे का मतलब ये होता है, गलियारा मतलब गली नहीं है, गलियारे का मतलब कुछ टुकड़े इसके बताए गए हैं। दिल्ली कलकत्ता है, दिल्ली मुंबई है, मुंबई चेन्नई है, कोलकाता चेन्नई है। तो इनको जो जोड़ी गई हैं शाखाएं दिल्ली से कलकत्ता की, दिल्ली से मुंबई की, मुंबई से चेन्नई की, कोलकाता से चेन्नई की, और इसमें कुछ गलियारे बने है ना, उसको कहते हैं जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा है। ये श्रीनगर से उत्तर दक्षिण यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर से चला और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक गया। और एक पूर्व पश्चिम गलियारा है जो सिलचर असम से चला और पोरबंदर गुजरात गया। देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा तो टॉप से लेकर बॉटम तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक, और पूर्व पश्चिम गलियारा उधर सिलचर असम से शुरू कीजिए पूर्व में और इधर पश्चिम में पोरबंदर। ये लास्ट जो 2 पॉइंट है इनको गलियारा कहते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, और ये स्वर्णिम चतुर्भुज से माध्यम से जुड़े हुए हैं। भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अभी हमने आपको केंद्र के सड़कों की बात की है ना, अब हम राज्य मार्ग की बात करें। राज्य मार्ग में बहुत सारी सूची है लंबी। NH जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे 1 2 3 4, 44 तक की, बल्कि 53 तक की आगे गई है संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग की, अलग अलग है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो NH 11 नेशनल हाईवे 11 राजस्थान में जैसलमेर, पोखरण, बीकानेर, रतनगढ़ और फतेहपुर को से गुजरता है। राजस्थान में NH 21 जो है वो राजस्थान उत्तर प्रदेश में जो को जोड़ता है, जयपुर से दौसा, भरतपुर, आगरा को। और राजस्थान का ही अगर NH की बात करें 24 की, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सबको जोड़ता है। बाकी बहुत सारे NH हैं। भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 44। 44 नंबर वाला जो NH है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नक्शे को कल्पना करते जाइए। जम्मू से शुरू कर रहा हूं मैं भारत के नक्शे में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु तक पहुंच गया। इतने बड़े एरिया को कवर करता है NH-48, 44। इसी तरह से एक बहुत बड़ा NH और है NH-48, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंच रहा है। इसका रास्ता कुछ वाया अन्य स्थानों से है। तो ये हमने सड़कों की बात की। अब हम एक्सप्रेस वे की बात करें। सड़कों में ही कुछ एक्सप्रेस वे बनाए गए, जो दो बड़े बड़े स्टेशन हैं, उनको उनकी लंबी दूरी को बहुत कम समय में बिना बाधा के आदमी पहुंच सके, परिवहन कर सके, उसके लिए एक्सप्रेस वे बने। तो जैसे एक एक्सप्रेस है, इसमें क्या होता है, उच्च श्रेणी की सड़कें होती हैं और 6 या 8 लेन, 6 या 8 लेन तक इसमें हाईवे होते हैं। और प्रवेश और निकास जो है इसमें, उनको फिर स्लिप सड़कों के माध्यम से थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। किसी को साइड पे जाना तो स्लिप रोड से निकल जाइए। तो एक एक्सप्रेस वे का उदाहरण बताएं, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे। गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनको कनेक्टिविटी अच्छी देने के लिए ये राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे जो है, गुजरात राज्य में अहमदाबाद और वडोदरा को जोड़ने वाला भारत का पहले नंबर का एक्सप्रेस वे है। ये भी प्रश्न बन सकता है, एक्सप्रेस वे पहला कौन सा है, तो अहमदाबाद वडोदरा है। उस कुछ एक्सप्रेस वे और बताऊं मैं कि मुंबई पुणे है, इलाहाबाद बाईपास है उत्तर प्रदेश में, चेन्नई बाईपास है तमिलनाडु, और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे है दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाला। ये दो बड़े बड़े स्टेशनों को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे का उदाहरण बताए। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात करूं मैं, दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेस वे, ये दिल्ली से चलता है, मुंबई पहुंचता है, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 6 राज्यों से गुजरता है। और बड़े बड़े स्टेशन कौन से आते हैं इसमें, कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा, सूरत। इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई। नॉलेज के लिए इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद मैं रेलवे पे आता हूं। परिवहन में रेलवे बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। विश्व में हमारी भारत की क्या स्थिति है कि भारत का रेलवे का जो नेटवर्क है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व में चौथे नंबर पे भारत का रेलवे नेटवर्क है। पहले नंबर पे अमेरिका है, सेकंड पे रूस है, तीसरे में चीन है और चौथे के में भारत का रेलवे नेटवर्क आता है। और इसकी इतिहास ही बताएं कि भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी और पहली रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई थी। और उस समय देश में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश सरकार के ये इंचार्ज थे। इनके टाइम पे, डलहौजी साहब के टाइम पे भारत की रेलवे की शुरुआत हुई थी। और इसी से ये सवारियों को भी ढोता है रेलवे, माल ढुलाई भी करता है। रेलवे ने अपनी व्यवस्था के लिए जोन बनाए हैं, रेलवे जोन कहते हैं, और 18 जोन बने हैं, 18 जोन। तो उत्तरी रेलवे है, उत्तर पश्चिम रेलवे है, उत्तर पूर्व रेलवे है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस टाइप से करके कुल 18 जोन हैं, जो जिनमें रेलवे जोन को बांटा गया है प्रशासनिक दृष्टि से। मैंने जैसे बताया कि रेलवे माल को भी ढोता है, तो माल ढुलाई गलियारा जिसको कहें हम, फ्रेट कॉरिडोर भी रेलवे के मार्फत है। इसमें दो गलियारा शब्द हमने इस्तेमाल किया माल ढुलाई के लिए। तो दो प्रमुख गलियारे हैं, छोटे मोटे तो होंगे, दो प्रमुख गलियारे। एक तो है ईडीएफसी। ईडीएफसी को क्या कहते हैं, पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा। ये साहनेवाल लुधियाना पंजाब से शुरू होता है और डानकुनी पश्चिम बंगाल में खत्म होता है। सेकेंड गलियारा है माल ढुलाई का, WDFC यानी पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा। ये प्रारंभ होता है दादरी उत्तर प्रदेश से और समाप्त होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पे। तो ये दो गलियारे हैं। एक तो साहनेवाल लुधियाना से चलकर पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है। लुधियाना देखिए देश के पश्चिम भाग में, और
पश्चिम बंगाल पूरब भाग में इतना लंबा जो कॉरिडोर है, ईडीएफसी पूर्व समर्पित माल ढुलाई गलियारा, ये करीब करीब पूरब से पश्चिम के एरिया को कवर कर लेता है माल ढुलने के मामले में। और दूसरा गलियारा WDFC जो है दादरी उत्तर प्रदेश से चल के मुंबई, ये भी बहुत सारे राज्यों को कवर कर देता है। तो हमने रेलवे की चर्चा की। एक हम नागरिक उड्डयन की बात करेंगे। नागरिक उड्डयन में जो भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र है, इसमें यात्री यातायात में अच्छी वृद्धि हो रही है और हवाई अड्डे 2023 तक भारत में 148 हवाई अड्डे परिचालन में थे। 2023 तक एयरपोर्ट 148 थे। और आर्थिक प्रभाव नागरिक हवाई अड्डों का ये रहा कि भारत की जीडीपी में लगभग 5% का योगदान है और ये हमारा नागरिक उड्डयन है। इसमें लॉजिस्टिक है, भारत में लॉजिस्टिक के लिए भी अच्छे प्रयास हुए हैं। लॉजिस्टिक मतलब परिवहन आ गया, भंडारण आ गया, वितरण आ गया और लॉजिस्टिक के लिए भी सरकार की कुछ योजनाएं हैं। तो कुल मिला के भारत का भूगोल मोटे मोटे तौर पर यहाँ समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये नोट्स या जो मैं आपको बोल के पॉइंट्स बहुत जरूरी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये रिवीजन भी है। और रिवीजन से एक अगला स्टेप है कि परीक्षा के समय पर जब बिल्कुल बहुत कम समय रह जाता है, तो हम जो सेलेक्टेड चुनिंदा पॉइंट को पकड़ते हैं, उन चुनिंदा पॉइंट को ही मैंने कवर किया है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको लंबा चौड़ा तो लिखना नहीं है, उसमें इसी तरह के अमुक पॉइंट आ जाते हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ये लेक्चर माला सीरीज बनाई गई है, जिसलिए इसके लिए मैंने इसको फिनिशिंग टच कहा है। तो मुझे लगता है कि फिनिशिंग टच शायद आपके लिए काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और परीक्षा के लिए फिर एक दफे शुभकामनाएं। अगले लेक्चर में हम विश्व का भूगोल लेंगे। ज्योग्राफी ही चैप्टर चल रहा है, सब्जेक्ट ज्योग्राफी चल रहा है, भारत का भूगोल हो गया, अब हम विश्व का भूगोल लेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।